કેમ છો ગુજરાત? कुछ कहना चाहिए? यस नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। आप कुछ सुनना चाहेंगे? आज एहसास हुआ कि परिवार क्या हो। आज वाकई एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कमजोर हूं। शेरनी जब रोती है ना, तो पूरे मोहल्ले को ही नहीं, पूरे विश्व पे एक आगाज सा फैल जाता है, एक आग फैल जाती है जो आज फैल चुकी है। छह महीने पहले एक ऐसा फैसला लिया प्रीवियस कंपनी में, जो कि हम थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी में। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था कि शिवकांत सर की 12 साल की मेहनत, खून पसीना एक कर सबके सपने पूरे करने के लिए अपने आप को जो झंझोरा था, और फिर एक फैसला लेना कि अब वो वेस्टीज में काम करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर गृहिणी, हर पत्नी, हर महिला पुरुषों को रोकती है, मैंने भी वही किया। लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद मैंने देर कर दी, वाकई देर कर दी। आज आप सबका प्यार पाकर वाकई समझ आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं। पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं, हम यहाँ मोहब्बत कमाने आते हैं, जो आज पैसा तो शिवकांत सर कमा ही चुके थे। और उस कंपनी को मैंने अपना वो समय दिया था, प्रीवियस कंपनी को अपने मातृत्व का वो समय, जब शिवाय मेरे गर्भ में थे। मैंने पूरे 9 महीने विदाउट एनी रेस्ट फील्ड में मीटिंग्स देकर काम किया था, ताकि मैं चाहती थी कि वो गर्भ में समझे कि वो एक नेटवर्कर की औलाद है। जब उसका जन्म हुआ तो मैं बेहद खुश थी कि शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज एक कोहिनूर मिला है। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उनका एक और बेटा राजा मिला है। उनके जन्म के बाद मैं मात्र 10 दिन शिवाय के साथ थी, क्योंकि अगेन मेरे कमिटमेंट्स थे। हमेशा ये सोचती थी कि मेरे बच्चे के पास वो सब है जो एक शिशु के पास होना चाहिए, देखभाल करने वाले, तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़। बट द क्वेश्चन वॉज, जो मेरी टीम थी और टीम में जो मेरी महिलाएं थी, जो मेरा परिवार था, उनके बच्चों का क्या, उनकी सुख सुविधाओं का क्या। मैं उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन ये सोचती थी कि आज एक मीटिंग पर तो चलते हैं, एक और सेमिनार आज करते हैं, एक और RAS आज करते हैं प्रीवियस कंपनी में। परंतु जब शिवकांत सर ने ये निर्णय लिया कि उनको वेस्टीज में काम करना है, माफ़ी चाहूँगी, वेस्टीज में नहीं, SP भारिल सर के साथ काम करना है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और SP भारिल सर से नाता मेरा पिछले 6 महीने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2018 में
जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम सर से एयरपोर्ट पे मिले थे और आज भी मुझे वो दिन याद है कि हम दिल्ली टू रांची ट्रैवल कर रहे थे और सर सेम फ्लाइट में थे और हम लोग वेट कर रहे थे बोर्डिंग के लिए। इच्छा बहुत थी कि उनके पास जाए, बात करें, पर हम उस वक्त दूसरी कंपनी में थे। हमें लगा पता नहीं ये सही होगा, सर किस तरह इस बात को लेंगे, हम तो छोटे मोटे लीडर हैं, वो तो हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। हम दोनों हिम्मत करके सर के पास गए। उन्होंने वो 2 लाइनें जो कही थी वो मेरे जहन में इस कदर बैठ गई है, मैं आपको बताती हूँ। ही सेड, तकरार कंपनीज में होनी चाहिए, हम लीडर्स में नहीं। तो 2018 की बात, शायद शिवकांत सर बताएंगे कि इन शब्दों ने हमें किस कदर घायल किया कि आज हम उनके परिवार का हिस्सा हैं और मुझे बेहद खुशी है इस बात की। और मैंने सर से जब फर्स्ट फाइनल मीटिंग हुई थी, हम उनके घर गए थे, उन्होंने हमें न्योता दिया था। मैंने कहा था कि मैं वेस्टिज से नहीं सर, मैं आपसे जुड़ रही हूँ और आपसे ही जुड़े रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सर हमेशा आप सबसे कहते हैं कि भैया कहें और आप सब उनको भैया कहते हैं, बट मैं पता नहीं मेरी ज़बान से निकल नहीं पाता ये शब्द, क्योंकि मैं उनको सिर्फ अपना पिता मानना चाहती हूँ। कहा था ना, जब मैं रोऊं तो समझना शेरनी रो रही है, तो मैं कमज़ोर होकर नहीं, ये तमाम वो ताकत है, वो शक्ति है जो आज इस आंसू के रूप में बह रहे हैं। पिछले 6 महीने ये जो कश्मकश में मैं थी कि क्या ये निर्णय सही था, क्या शिवकांत सर सही थे, क्योंकि जब उन्होंने कंपनी क्विट की, सारा का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे दिया गया था। मुझे आज भी वो शब्द याद है कि कहा गया था, पत्नी बनी पतन का कारण, जब उन्होंने कंपनी क्विट की। शायद अब लोगों की सोच बदले कि एक हीरो को जीरो से वो बेशक आए, लेकिन उस जीरो से आज वापस वो हीरो बन चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ है बताने को, बट मैं चाहूँगी आप सब दिल्ली आएँ और हमारी इस जर्नी को और बेहतर तरीके से समझें। अब मैं चाहूँगी कि शिवकांत सर आप सबसे बताएं अपनी स्टोरी। और प्रीवियस कंपनी में मैं हमेशा कहती थी कि शिवकांत सर जितने सीधे हैं उतनी मैं टेढ़ी हूँ, शिवकांत सर जितने भोले हैं उतनी मैं चंट हूँ। सो यस, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे प्राउड होता है मेरी वाइफ पे कि जब ये स्टेज पर आती हैं तो मुझे लगता है कि भी मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कितने कम शब्दों में इन्होंने बहुत कम बोला है। क्योंकि जब ये स्टेज पे माइक लेके दहाड़ती हैं तो 3-3 दिन के वर्कशॉप में मैं लेकर के गया था, तो मुझे उस दिन ये तसल्ली हुई कि अभी अगर हमें कोई 3 डेज़ का वर्कशॉप भी करना हो तो हम दोनों संभाल सकते हैं। प्रीवियस कंपनी में महिलाओं को लेकर के इतना सम्मान नहीं था, कभी स्टेज पर रिकॉग्निशन के लिए महिलाओं को ऐसे स्टेज पर बुलाना और उसको उस लेवल का अधिकार देना नहीं था। दीपशिखा जी जब फर्स्ट टाइम, ये 2019 की बात, हम सर से मिले थे बिफोर मैरिज और मैंने इंट्रो कराया था
प्रीवियस कंपनी के एमडी से सर मैं शादी करने जा रहा हूँ और दीपशिखा जी से भी मिलाया था। और इनकी जब एंट्री हुई थी प्रीवियस कंपनी में, तो उस समय से लेकर के हम जब आफ्टर मैरिज 2 साल जो निकाले हैं उस कंपनी में, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को जागृत किया और इनको विमेन एम्पावरमेंट का नेशनल हेड बना दिया गया था उस कंपनी के अंदर में। इनको सब गुरु माँ के नाम से जानते थे और 12 साल 13 साल जो मैंने उस कंपनी में दिया, तो मुझे बिजनेस मास्टर, कैलकुलेशन मास्टर, एजुकेशन मास्टर के नाम से जाने थे। पैरों को हाथ लगाते थे सभी लोग जब हमसे मिलते थे, सेल्फी के लिए लोग लाइन में लगे रहते थे। और जब कंपनी क्विट की तो वही गुरु माँ और वही सबके मसीहा, आप समझ सकते हैं क्या बन गए होंगे। मुझे हैरानी इस बात की है कि सही में मैं ब्रांड तब बना जब मैंने कंपनी को क्विट किया। मुझे अपनी वैल्यू ही पता तब लगी। पहले मुझे लगता था कि शायद इस कंपनी में मेरी टीम के लोग या उस कंपनी के लोग ही मुझे जानते होंगे, लेकिन जब कंपनी को क्विट किया तो उसके बाद जो मेरे पोस्टर पर रेड क्रॉस मारा गया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली मची कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कंपनी छोड़ने पर इतनी तबाही मची हुई है। तो उसमें अपनी वैल्यू समझी और मुझे ये प्राउड हुआ कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों 2016-17 में मैं कंपनी में नंबर 1 पे रहा, टॉप 5 में मैं हमेशा से रहा। उस कंपनी में सोच को बड़ा करने की बहुत कोशिश की। फर्स्ट 2015 में मैंने ऑडी कार 50 लाख की ली थी उस समय पर। उसके बाद 8 महीने के बाद 1 करोड़ की जैगवार ली थी। मुझे वहाँ पर बधाइयाँ नहीं मिली थी, वहाँ मुझे झटके मिले थे कि ये व्यक्ति पागल है, क्योंकि ये ले रहा है अब हमको भी लेनी पड़ेगी। ये लोगों की सोच थी, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की ये सोच थी कि टॉप लीडर के पास एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, और वहाँ के कुछ टॉप लीडर्स ने फॉर्च्यूनर बुक भी करवा दी थी और मैं ऑडी ले आया। और यहाँ तक कि जब मैंने जैगवार लेने की बात की तो मुझे मना किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्यों मना किया जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि शायद दूसरे लोग, मुझे याद आती है बाली सर की बात, सोचने की हिम्मत तो करो, वो सोचने की हिम्मत नहीं थी। पिछले 4 साल से मैं ये देख रहा था कि आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों की ये भी कमेंट आए कि 12 साल बाद ही तेरे को पता लगा। पूछेंगे ना लोग कि तो तुम जब कंपनी में कैलकुलेशन मास्टर थे, एजुकेशन मास्टर थे, तो तेरे को अब समझ में आया कि ये कमियां थी। तो दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को ढूंढ कर नहीं आता कि किस माँ की कोख से जन्म लेना, उसको उसकी माँ ही अच्छी लगती। क्योंकि मेरी जो जर्नी है, बचपन से मैंने अमीरी गरीबी दोनों लाइफ को बहुत जिया है। पैदा हुआ था तो मैं रईस था, पापा की 6 दुकानें थी और खूब पैसे थे। हम डरते थे कि अभी महीने एंड होता था तो पैसे गिनने पड़ेंगे, हमें बिठा देते थे। फिर थोड़े से बड़े हुए तो इतनी गरीबी देखी कि सुबह नाश्ता करने के लिए भी मम्मी बोलती थी कि तेरे पापा 40 रुपये लेकर के आएंगे, आटा आएगा तो रोटी बनेगी। और फ्री के स्कूल में मुझे पढ़ाया। नंबर 1 में 99% मार्क्स मुझे लेना पसंद नहीं था, मैं 100% मार्क्स लेता था। लेकिन उस दरिद्रता गरीबी के कारण मेरा मन उठ गया, क्योंकि स्कूल में नंबर 1 होने के बाद भी मुझे स्कूल से टीचर्स ने जेलस करके कि ये बच्चा हरियाणा में जन्म लिया हुआ है, पंजाब में आकर के पढ़ रहा और ये टॉपर है, और हम ट्यूशन जिनको पढ़ा रहे हैं वो इनसे नीचे हैं। तो उनको मौका मिला। एग्जामिनेशन फीस 135 रुपये उन्होंने कहा कि आपको भरनी पड़ेगी, भले आपकी स्कूल फीस माफ़ है। और मुझे याद है 135 रुपये मैं 10 दिन में जोड़ नहीं पाया था, उधार मांग के भी, और स्कूल के एग्ज़ाम से मुझे उठा दिया गया। और एक वर्ड बोला, जब 135 रुपये की तेरी औकात नहीं है तो स्कूल में आने की क्या ज़रूरत है। उस समय मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था। मैं समझ गया था कि दुनिया में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी पहुंच है, आपकी वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं।
मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन क्या करना है वो समझ नहीं आया। तो मैंने 9 साल कंप्यूटर सेंटर चलाया। कंप्यूटर सेंटर कहने में आता था, लेकिन लोन लेकर के PMRY से 9 साल 2-3 कंप्यूटर पर घर पे ही रख करके और वहीं ट्यूशन की तरह पढ़ा करके मैंने घर चलाया। मैं 12-13 साल की एज में घर चलाने लग गया था, फैमिली की सारी जिम्मेवारी संभाल ली थी। लेकिन उस 9 साल में एक चीज़ सीखी कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप एक कोल्लू के बैल की तरह वहीं पर चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि मैंने 15 साल एक कमरे में बिताए। एक ही कमरा था, किराए का था, उसी में फैमिली रहती थी, उसी में मैं कंप्यूटर सिखाता था। वही बेडरूम था, वही कंप्यूटर सेंटर था। मुझे बाइक तक चलानी अभी तक भी नहीं आती, मुझे कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ नहीं आता, लेकिन सपने बड़े थे। घर वाले कहते थे कि बाइक तो सीख ले, नहीं तेरे को कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो उसी समय मैं बोलता था बाइक लेनी किसको है, मैं तो गाड़ी लेकर के आऊँगा। उन दिनों में जब 40 रुपये घर में आने की नौबत थी, उन दिनों में मेरे ये सपने थे। फिर घर से कमेंट आया कि गाड़ी भी तो सीखनी पड़ेगी, तो मैंने कहा मैं ड्राइवर रखूंगा। वो सोच बड़ी होने के कारण समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र एक साधन है जो बिना पूंजी लगाए मुझे आसमान की बुलंदियों तक लेकर के जा सकती है। और 2010 में मैंने फर्स्ट स्टेप रखा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उसमें नॉलेज नहीं थी किस कंपनी में काम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, नथिंग। मेरा फ्रेंड सर्कल 0। आप में से कुछ लोगों के बहाने होते हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है, घर के लोग बात नहीं सुनते हैं, बाहर के लोग को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा सर्कल ही 0 था। फैमिली के 4 लोगों के अलावा मेरा कोई सर्कल नहीं था। मुझे लोगों से बात नहीं करनी आती थी। लोग सोचते थे ये शायद इनका गूंगा ही पैदा हुआ है, ये पड़ोस में बात भी चलती थी। बहुत ही इंट्रोवर्टेड था, कमरे में बैठा रहता था, स्कूल और घर, इसके अलावा मैंने कभी लाइफ में अपने मेरा एक सिंगल दोस्त भी नहीं बनाया, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम जिसमें बोलना ही होता है और लोगों से मिलना ही होता है। वहाँ पर भी मैंने 1 साल तो ये सीखने में लगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, और अगले 3 साल में वहाँ के भी सारे रिकॉर्ड तोड़े और फर्स्ट ऑडी, फर्स्ट जैगवार और फर्स्ट लेवल पे टॉप पे मैं वहाँ पर पहुँचा और 20 से 25 लाख रुपए मंथली इनकम पे मैं पहुँचा। अब सवाल सबका यही है, फिर क्या जरूरत पड़ गई कंपनी को छोड़ने की? जब लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, उसके बाद क्यों छोड़ा, क्यों क्विट किया? तो उसी समय ठान लिया कि वो मन से ही बताऊंगा मैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। इन 12 साल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहला वर्ड एक सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग माल बेचने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। और प्रीवियस कंपनी में हमें यही सिखाया जाता था कि कनोपी लगा करके माल बेचना है। आफ्टर बिकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, 20 से 25 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी आपको रोड पे कनोपी लगा के बैठना है, तभी लोग आपको देख करके माल बेचेंगे। ये बहुत सारी कंपनी कर रही है आज के टाइम में मार्केट में, हमें सेल्समैन बना के छोड़ देती है, हमारी लग्जरी लाइफ को वो एक ऐसा बना देती हैं कि बस कैसे भी उनका माल बिकना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, कंपनी स्टार्टिंग में छोटी छोटी आती हैं, बहुत सारा प्रॉफिट दिखाती हैं। 40% हमें प्रॉफिट दिखाया गया था और 2017 में जब सारे कैलकुलेट किया तो वो 25% ही प्रॉफिट रह गया। समझ गए कि मैंने 2016 में जो टॉप पे आउट लिया था 2022 तक 7 साल में वो आगे क्यों नहीं जा रहा, वो 20-25 के बीच में आकर के रुक क्यों गया है? जब मेरी टर्नओवर 3 गुना बढ़ गई है, जब मेरी टीम 3 गुना बढ़ गई है, जब मैंने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन पे आउट 1% भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो भी छोड़ो, मैं सन्यासी आदमी था और मुझे 1 लाख रुपए में भी मैं सेटिस्फाई होने वाला व्यक्ति था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय मैं मैरिड था और मुझे मेरे कोई खर्चे ही नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तब हुई जब लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, सर बच्चे की फीस भरनी है, 10,000 रुपये उधार मिल सकते हैं क्या? और वो जो व्यक्ति मुझे फ़ोन कर रहा था वो कंपनी के एक अच्छे लेवल पर है, अच्छे लेवल के लोग फ़ोन कर रहे थे जहां पर कम से कम 50,000 से 1 लाख की इनकम होनी चाहिए। उस लेवल के लोग फ़ोन करके मुझे 10-10 हज़ार रुपये के लिए फ़ोन कर रहे थे। मैंने पूछा आपका लेवल क्या है, तो मेरा ये लेवल है।
जो हमारे वेस्टीज के एक क्राउन लेवल के बराबर होता है। जब मैंने पूछा कितने साल हो गए तो कह रहे थे सर 5 साल। एक व्यक्ति को तो हम समझ सकते हैं कि उसने काम नहीं किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है लेवल लेना, काम नहीं किया होगा। लेकिन ऐसे जब सैकड़ों केस आने लगे मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारे भी पे आउट आज कम से कम मैं ये डिजर्व करता था, उसमें मैं फील करता था कि कब मेरा पे आउट 1 CR का 1 मंथ का होगा। उस सोच के साथ मैं लगा हुआ था, लेकिन देखा कि नीचे के लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी तो बात ही खत्म है। आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो पहले कुछ सिम्टम नजर आते हैं, फैन हिलेगा, टेबल हिलेगी, कुछ कुछ चीजें हिलने लगती हैं। अब समझदार लोग क्या करते हैं कि भूकंप के झटके हमें बाहर निकल जाना चाहिए ग्राउंड में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी कौन सा छत गिर पड़ी है, अभी कौन सा पंखा सिर पे गिर पड़ा है, जब गिरेगा तब देखेंगे। यही सिम्टम्स मैं समझ गया था कि ऐसी जो कंपनियां होती हैं मार्केट में, इनका फ्यूचर आने वाले समय में कुछ भी नहीं है। और 2018 में 17 में मैंने पहली बारी वेस्टीज को सुना, और वो भी सुना प्रीवियस कंपनी के ही टॉप 10 लीडर्स से, क्योंकि हर कंपनी वेस्टीज की ही चीज़ों को कॉपी करती है। जब हम टॉप 10 मीटिंग में बैठते थे तो कंपनी के एमडी से ये सुनते थे कि वेस्टीज में देखो क्या चल रहा है, अभी वेस्टीज में भी क्या प्लानिंग चल रही है। मैं समझ गया कि कुछ तो है वेस्टीज, और उसमें सिखाया जाता था कि अपनी कंपनी के अलावा कुछ देखना नहीं है तो देखा भी नहीं। लेकिन जब ये सारी प्रेसें आने आई तो 2021 में फर्स्ट टाइम मैंने वेस्टीज से R&D करना स्टार्ट किया पूरे 1 साल, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना था। मैं जो ट्रेनिंग देता था, मैं यहाँ के लीडर्स को सुनकर, भारिल सर को सुन करके, बाली सर को सुन कर करके मैं सीखता था और वो ट्रेनिंग वहाँ देता था। लेकिन वहाँ बता नहीं सकता था कि मैं किसको सुन करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सपना था काश मुझे ऐसे अपलाइन मिले होते और ऐसे एमडी मिले होते तो आज मेरी लाइफ क्या होती। लेकिन काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं हमेशा मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गौतम बाली सर को देखने लग गया था और मेंटोर के रूप में श्री भारिल सर को देखना स्टार्ट कर दिया था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब हुआ जब सर हम दोनों को एयरपोर्ट पे मिले और सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये सारे झगड़े फालतू की बातें ये एमडीओ की होती हैं। हम लोग एक इंडस्ट्री के हैं और लीडर हमेशा लीडर की रिस्पेक्ट करता है, लीडर की इज्जत करता है। हम लोग हैं तो ये इंडस्ट्री है। वो सुन करके सर के साथ आए और विनिंग टीम में मैंने एक ही R&D किया, क्योंकि वेस्टीज में आने के बाद भी सवाल उठता है, इतना बड़ा साम्राज्य है। मुझे नेगेटिव भी किया गया था प्रीवियस कंपनी की मैनेजमेंट से कि वेस्टीज एक समुंदर है और उस समुंदर में तुम किस किनारे पर पड़े रहोगे तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, वहां तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं, यहाँ पर एक से एक बड़े के दिग्गज हैं। तो मैं सोच रहा था ये नेगेटिव कर रहे हैं कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और मैंने कहा कि सर क्या मजा है ग्राउंड में अकेले दौड़ के जीतने का। क्योंकि ट्रेनिंग में हमेशा एक बात सीखी है, अपने से जो 10 कदम आगे है उसके साथ रहोगे तभी आप 10 कदम आगे जाओगे। और वहां राजा ही हम थे तो किससे सीखें। मजा तो अब आया कि वेस्टीज में हमसे हजारों लोग आगे हैं और हमारे मेंटोर के रूप में, गुरु के रूप में हमसे कुछ सिखाएंगे। और इतने महारथी DUCD यहाँ पर कम से कम 50 DUCD 40-50 DCD DUCD बैठे हैं। अब इनके साथ काम करने का मजा आएगा कि रोज कुछ हर एक से नया सीखने को मिलेगा। और विनिंग टीम का सबसे खूबसूरत सिस्टम मुझे ये लगा कि ये एक बहुत सोचा समझा, जो मैं कभी सोचता था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, कि जो सर्वर वाला सिस्टम है कि हिंदुस्तान की हर स्टेट में, हिंदुस्तान तो छोड़िए ग्लोबल हर कंट्री में विनिंग टीम का एक सर्वर है। आप सिर्फ ज्वाइनिंग कीजिए, टीम बनाइए, बाकी विनिंग टीम संभाल लेगी। ये इतने सारे टूल्स, ट्रेनिंग्स जिसके लिए हम तरसते थे कि ये ट्रेनिंग टूल्स डायरेक्ट सेलिंग में होने चाहिए, लेकिन वहाँ हमें कभी लॉन्च नहीं करने दिए कि अपना दिमाग नहीं लगाना, माल बेचना, स्टोर खोलने हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा कनोपी लगानी है, वहाँ की एजुकेशन ये थी। और मेरी सोच हमेशा से यही थी, जो विनिंग टीम और वो मैच हो गई कि हमें लीडरशिप पे काम करना, हमें टीम वर्क पे काम करना है। अरे हम जब एक व्यक्ति को 30,000 का प्रोडक्ट देने से बेटर है 3-3 हज़ार का प्रोडक्ट 10 लोग कंज्यूम करें। सेल तो उतनी ही हो रही है। मुझे प्रीवियस कंपनी से ये भी रॉन्ग कमिटमेंट आए थे, बहुत सारे गलत कमिटमेंट लोगों ने डाले थे कि जब माल ही नहीं बेचोगे तो कंपनी की टर्नओवर कहाँ से आएगी। आपका जब प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, आप माल ही नहीं बेचोगे तो टर्नओवर कहाँ से आएगी। भाई साहब, टर्नओवर के लिए माल बेचना नहीं, माल कंज्यूम करना होता है। हमारी जो टैग लाइन है, यस, एक व्यक्ति से 100 रुपये कमाने से बेटर है 100 लोगों से 1 रुपया कमाएं। यही डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है यस। और यही कल्चर वेस्टीज और विनिंग टीम का। तो बहुत मजा आया वेस्टीज विनिंग टीम में काम करके। जिसने कहा सर 5 महीने में कैसे पॉसिबल हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद थी कि मेरी सारी टीम, मैंने वहाँ पर 38 टीम क्रिएट की थी। मैंने जब वहाँ पर 20 लाख के साथ प्लान को कंप्लीट कर लिया था क्राउन प्रेजेंट को, तो CMD सर से पूछा सी इस आगे कोई प्लान है, तो उन्होंने कहा 20 का 40 कर दो, आप डबल हो जाओगे। प्लान में है नहीं, हम बाद में ऐड कर देंगे। मैंने 35 भी कर ली। बाद में कहा कि नहीं, प्लान को फिर चेंज करके 16 टीम का प्लान बना दिया। फिर मैंने 16 में क्लब कराने नहीं, अभी 12 लेग पे प्लान बना दिया। वो इतनी सारी छेड़खानी में डिस्टर्ब हो गए कि समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। अभी मुझे उम्मीद थी कि मेरे साथ सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन कंपनी बहुत इंटेलिजेंट थी इस मामले में। उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उन लोगों पे ही कर दी कि उनका प्लान एक ही था। टॉप 10 लीडर्स की मीट हुई कि शिवकांत मिश्रा को 4 से 5 महीना जीरो कर दो, एक भी व्यक्ति नहीं उसके साथ जाना चाहिए, अपना काम हो जाएगा। ये डिमोटिवेट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बिजनेस स्विच कर देगा, यहाँ का भी नहीं रहेगा, वहाँ का भी नहीं रहेगा, इस इंडस्ट्री में कभी नहीं काम करेगा। और ये हकीकत हुई। साम दाम दंड भेद किए गए। गलती से कोई व्यक्ति मुझे कॉल कर लेता था, उसके बाद वो व्यक्ति मेरा फ़ोन उठाना बंद कर देता। जिसने पूरे जोश से कहा कि मैं भी काम करूँगा, अगले दिन उसके पास लोग लालच दिए जाते हैं, उसको उठा लिया जाता, साम दाम दंड भेद करके सारे रोक लिए जाते हैं। एक बारी ऐसा समय आया, ये होता है सब लीडर की। हम दोनों ने डिस्कस किए नेक्स्ट क्या। वेस्टीज के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और हमें अब वापस वही काम करना पड़ेगा जो वहां जीरो से किया था। 2010 के समय को दोबारा दोहराना पड़ेगा और फ्रेश काम करना पड़ेगा। तो 17-18 टीम मैंने बिल्कुल फ्रेश लोग जो मेरी टीम में नहीं थे, सिर्फ एक टीम के 5 लोगों ने ज्वाइन किया मेरे साथ, 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया था एक लेग में। बाकी सारे फ्रेश लोगों से मिल करके उनको किसी को ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड निकालते हुए धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचे हैं। और अभी नेक्स्ट टारगेट है कि सबको बहुत जल्द हम क्राउन या UCD DUCD निकाल करके हम विनिंग टीम को और बहुत बड़ा करेंगे। और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है ये सिर्फ टॉप लीडर्स जानते हैं, क्योंकि टॉप लीडर है इसलिए क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जानते हैं। जितने भी हमारे, मुझे खुशी है यहाँ पर हमारे गो क्राउन होते हैं 3-4, FRU 3-4 होते हैं। पूरा साल एक तरह से माहौल बना रहता है, मोमेंटम बना रहता है। कोई महीना खाली जाता ही नहीं है विनिंग टीम में। कभी गो क्राउन चल रहा है, 4 महीने लगातार चल रहे हैं, वो ख़त्म हुए नहीं कि हमारे FRU स्टार्ट हो गए। फिर बहुत सारे छोटे छोटे एक्सीलेटर प्रोग्राम चल रहे हैं। ये विनिंग टीम की करामात है। तो हमें इस सिस्टम को वैल्यू देते हुए डेली प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आएँ। और एक सिंपल सिस्टम है, 16 लोगों को 2-4 FRU 2-4 गो क्राउन में ले आओ तो आपको DUCD बनने से कौन रोक सकता है। हर टीम से एक व्यक्ति, जो नया व्यक्ति, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फ्रेशर, जिसकी टीम बड़ी है वो तो एक टीम से 16 को उठाए। तो अगर हम लेकर के आते हैं तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस कल्चर को देखते हुए, विनिंग टीम के कल्चर को देखते हुए, वेस्टीज के कल्चर को देखते हुए। हम साथ मिल करके काम करेंगे और मुझे आपका सहयोग चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।